गाइस हमने जीरो ऑर्डर करा, हमने फर्स्ट ऑर्डर किया, हाँ है ना। उसके एग्जांपल्स भी करे थे, क्वेश्चंस भी कर ही लिए थे काफी हद तक। सेकंड ऑर्डर पे आते हैं। सेकंड ऑर्डर किस टाइप की होती है? यू कैन हैव ए गिविंग प्रोडक्ट। ओके गाइस, दैट इज वन टाइप ऑफ रिएक्शन दैट यू कैन हैव, ए गिविंग प्रोडक्ट। यहाँ पे रेट क्या होगा बच्चों? के ए स्क्वायर। सेकेंड ऑर्डर है। इन टर्म्स ऑफ ए इसे हम क्या लिख सकते हैं? माइनस डी ए बाई डी टी। हाँ या ना? क्लियर है गाइस? अगर यहाँ पे बाई चांस हमारे पास टू ए होता तो हम यहाँ पे वन बाय टू कर देते, माइनस वन बाय टू डी ए बाई डी टी। क्लियर है यहाँ तक? गुड। अभी हमने ए गिविंग प्रोडक्ट, हमें पता है ये सेकंड ऑर्डर है, हमें पता है ये सेकंड ऑर्डर है, इसलिए मैंने रेट को ऐसे लिखा। अब इसे इंटीग्रेट करते हैं, तुम्हारे पास आएगा डी ए बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के डी टी, जीरो टू टी ए नॉट टू ए टी। ये क्या बनेगा गाइस? ये बनेगा वन बाय ए नॉट, वन बाय ए टी इज इक्वल टू वन बाय ए नॉट प्लस के टी। ये बनता है बच्चों इंटीग्रेट करने पे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? दिस इज व्हाट यू गेट ऑन इंटीग्रेटिंग इट। वन बाय ए टी इज इक्वल टू वन बाय ए नॉट प्लस के टी। अच्छा एक और चीज गाइस, ये जो ए गिविंग प्रोडक्ट्स है इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन वाज ए नॉट, फाइनल इज ए टी। ए टी को मैं लिख सकता हूँ ए नॉट माइनस एक्स। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? तुम्हारे पास इसी जो मैंने भी एक्सप्रेशन लिखा था उसको ऐसे भी सोच सकता था मैं, डी ए बाई डी टी क्या बनेगा बच्चों? माइनस डी ए बाई डी टी। ए का मतलब ए टी। ओके गाइस, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कैन यू राइट दिस डाउन एज, ए की जगह डालो ए नॉट माइनस एक्स, तो माइनस डी बाई डी टी इज नथिंग बट डी एक्स बाई डी टी। ओके गाइस, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एंड इट विल बी के ए नॉट, होल्ड ऑन सेक, ए नॉट माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है जो मैंने अभी लिखा है? मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को डी एक्स बाई डी टी भी लिखा जा सकता है। इंटीग्रेट करोगे वही एक्सप्रेशन बनेगा, बस यहाँ पे जो तुम ए टी लिखा हुआ है यहाँ पे उसकी जगह क्या होगा? ए नॉट माइनस एक्स। क्लियर है गाइस? यू इंटीग्रेट दिस पार्ट, इतने पार्ट को इंटीग्रेट करो, क्या एक्सप्रेशन बनेगा तुम्हारा? वन बाय ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू वन बाय ए नॉट प्लस के टी। गॉट इट और नॉट? समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? हर एक बच्चों क्लियर है? ये वही है, वन बाई ए टी इक्वल टू वन बाई ए नॉट प्लस के टी, वही चीज है। ए टी को हमने नॉट माइनस एक्स लिखा है, इंटीग्रेट किया है, दैट्स ऑल वी हैव डन। एक और तरीके से तुम्हारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आ सकती है। यार दो रिएक्टेंट है, ओके मैं इसको सी के बजाय प्रॉड लिखता हूं। दो रिएक्टेंट है और दोनों के रेस्पेक्ट में रिएक्शन क्या है बच्चों? फर्स्ट ऑर्डर। तुम्हारा रेट क्या बन जाएगा बच्चों? इट इज, मैं नीचे लिखता हूं इसे क्योंकि मुझे एक और लाइन ऐड करनी है। रेट वुड बी के ए बी। हाँ है ना बच्चों? अब यहाँ पे अगर हमें सिंपल क्वेश्चन देना है तो वो क्या कहेंगे? जो ए की कंसंट्रेशन है वही बी की कंसंट्रेशन है इनिशियली, दैट विल हेल्प अस। ओके गाइस, दोनों की कंसंट्रेशन ए और बी की इक्वल है, तो दिस वाज एट टी इक्वल टू जीरो। डू यू रियलाइज टी इक्वल टू टी में ये ए नॉट माइनस एक्स होगा और ये भी ए नॉट माइनस एक्स होगा? हाँ है ना? टी इक्वल टू टी टाइम पे दोनों ही ए नॉट माइनस एक्स हो जाएंगे। मतलब डू यू रियलाइज कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी। तो यहाँ पे जो ये फर्स्ट ऑर्डर है बेसिकली एक तरीके से इसको हम ये लिख सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? ए और बी की कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी इज इक्वल। हाँ है ना? तुम्हें याद होगा एक क्वेश्चन भी आ रखा था टेस्ट में जहां पे दोनों के रेस्पेक्ट में हाफ ऑर्डर था,
और वो ओवरऑल 1 ऑर्डर बन गया था। उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कि तुम्हारा दोनों की इनिशियल कंसंट्रेशन सेम दी होनी चाहिए, उसमें दे रखी थी उस क्वेश्चन में। और दूसरा तुम्हें एक और चीज क्या है, ये वो ऐसे होंगे दे विल बी इन द रेशियो 1:1, 1A एंड 1B, ताकि हमारा कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम B इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B एट टाइम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब यहाँ पे सर 1 reacts with 1B to give product। हाँ बेटा बोलो। सर इसमें जब हमसे कोई अगर पूछे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए कितना है, तो फिर हम 2 लिखेंगे कि 1 लिखेंगे इसमें फिर? बेटा ये ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए अगर सोचा जाए तो 1 नहीं है, ये तो हमने उसको सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए ये कर दिया है। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए इज 1, विद रिस्पेक्ट टू बी इज 1। तो जैसे हमने के ए का स्क्वायर लिखा ये है तो हमने के बी का मॉडिफाई, भी कर सकते हैं ना? हाँ बी के टर्म में भी कर सकते थे। वी कुड हैव रिटन दिस एज के बी कंसंट्रेशन ऑफ बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना बेटा? ठीक है। अब ये जो ओके रेट है सर। इन टर्म्स ऑफ ए से हम क्या लिखेंगे, माइनस डी ए बाई डी टी लिखेंगे नहीं लिखेंगे गाइस? हाँ है ना? इन टर्म्स ऑफ ए इट विल बी माइनस डी ए बाई डी टी। यहां से तुम इंटीग्रेट करोगे तुम्हारा वही एक्सप्रेशन बनना है, 1/AT इज इक्वल टू 1/A0 प्लस KT। क्लियर है गाइस? गुड। ये तुम्हें याद होगा, ये हमने हाफ ऑर्डर में करा था, ये तुम्हारा एग्जाम में आ रखा था, एंड वी डिस्कस दैट। कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे को? सपोज A प्लस बी गिविंग प्रोडक्ट है, यही फॉर्मूला जो मैंने अभी करवाया दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जो मैं करवा रहा हूं दैट इज गोइंग एक्स्ट्रा, बेसिकली वो एक्स्ट्रा जिसकी मोस्ट वैल्यू तुम्हें मेन में जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ध्यान दो, अगर ए की कंसंट्रेशन ए है, बी की कंसंट्रेशन बी है इनिशियली, ओके, ए की कंसंट्रेशन ए है, बी की कंसंट्रेशन बी है इनिशियली, तुम्हारा एट टाइम टी क्या हो जाएगा, ये ए माइनस एक्स, ये हो जाएगा बी माइनस एक्स। हाँ है ना? क्लियर है गाइस? कोई डाउट यहां तक? तो रेट हमारा क्या आ जाएगा कि ये ए और बी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी है बच्चों, ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स लिख दें इसे। नाउ इन टर्म्स ऑफ ए इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं माइनस डी ए बाई डी टी। हाँ है ना? क्लियर है गाइस? और माइनस डी बाई डी टी क्या है, इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसका माइनस साइन माइनस डी ऑफ दिस बाई डी टी क्या देगा, डी एक्स बाई डी टी देगा नहीं देगा बच्चों? हाँ है ना? गेटिंग द आइडिया और नॉट गाइस? इट कैन बी रिटन एज डी एक्स बाय डी टी। क्लियर है? तो इस पार्ट को जब तुम इंटीग्रेट करोगे, यू डोंट हैव टू इंटीग्रेट इट, यू हैव टू लर्न द आंसर। इस पार्ट को जब इंटीग्रेट करोगे, इतने पार्ट को इंटीग्रेट करना है हमें, कि ये ए टी है ये बी टी है, विल बी इक्वल टू रेट विच इज डी एक्स बाई डी। समझ में आया नहीं आया जो मैं लिख रहा हूँ? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? ये ए टी है ये बी टी है और ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। इन टर्म्स ऑफ ए सोचो, इन टर्म्स ऑफ बी सोचो, मेक्स नो डिफरेंस। यहाँ पे भी जब तुम माइनस डी बी बाई डी टी करोगे तो यही बनेगा तुम्हारा, क्या बनेगा बच्चों, डी एक्स बाई डी टी बनेगा। समझ आया नहीं आया? तो इन एनी केस वी हैव गॉट दिस एक्सप्रेशन, इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो ये एक्सप्रेशन बनता है तुम्हारा, के डी इज इक्वल टू 2.303 बाय ए माइनस बी लॉग बी बाय ए इंटू ए माइनस एक्स बाय बी माइनस एक्स। ये एक्सप्रेशन बनता है गाइस हमारा इंटीग्रेट करने पे। अब यहां पे ध्यान से देखो गाइस, क्या हुआ, समझाने का कुछ नहीं बेटा, ये कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी है। ध्यान से देखो बच्चों, पे अटेंशन, ये कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी है, ये कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी है। ओके, दिस इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये पूरा लॉग के अंदर है, दिस होल। हाँ बेटा बोलो। कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो क्वेश्चन अगर आ जाए, बाई चांस आ जाए, छोड़ भी सकते हो। ठीक है ना गाइस? चांसेस कम है, चांसेस कम है। ओके गाइस, ये इसके ऊपर जेई मेन में क्वेश्चन नहीं आ रखा, पता नहीं। ओके गाइस, यहां तक समझ में आया नहीं आया जो मैंने अभी बोला है? गाइस क्लियर हो गई ये चीज, ये फॉर्मूला हो गया हमारा। अच्छा बच्चों, यहाँ पे
K is the rate constant for second order reaction. Rate constant की यूनिट्स क्या होती है बेटा फॉर सेकेंड ऑर्डर? इट इज मोल रेज़ टू पावर -1 -1। बेसिकली ये क्या बन गया? लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? आ गया गाइस? इसमें हाफ लाइफ क्या आएगा बच्चों? एक काम करो, ये जो एक्सप्रेशन था गाइस, अब मैं एक्सप्रेशन सिंपल वाला ले रहा हूं, ये वाला नहीं ले रहा। ए गिविंग प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं बच्चों? ये रहा हमारा एक्सप्रेशन 1/AT इज इक्वल टू 1/A0 प्लस KT। यहां पे AT की जगह क्या डाल दो? A0/2। तो गाइस यहां से हमारा जो T हाफ आएगा, हाफ लाइफ आएगा, वो आएगा तुम्हारा 1/KA0। तुम देख सकते हो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A0 इनिशियल कंसंट्रेशन। हाँ है ना बच्चों? मैंने बताया भी था कि सेकंड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ इनटू इनिशियल कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। टी हाफ इनटू इनिशियल कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट इज कांस्टेंट फॉर अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है गाइस? हाँ बेटा, गॉट इट? नाइस। अच्छा बच्चों, एक और चीज, इफ जो हमारा ऊपर हमने फॉर्मूला बनाया था, एक घटिया सा फॉर्मूला, कौन सा बच्चों? 2.303 बाई A माइनस बी लॉग B बाई A माइनस एक्स B माइनस एक्स, ये था बच्चों। यहां पे अगर इफ एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, सपोजिंग मान के चलो ए की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है बी के कंपैरिजन में, मतलब ए की जो कंसंट्रेशन है ए, इट इज मच मच मोर देन बी, तो ये एक्सप्रेशन क्या होगा सिंप्लीफाई होके बच्चों? ए बहुत ज्यादा है तो ये बन जाएगा के टी विल बी इक्वल टू 2.303। ए माइनस बी को ए लिख देंगे हम, लॉग ए माइनस एक्स को ए लिखा जा सकता है, और ये ए और ए कट जाएगा, इट विल बी बी बाई बी माइनस एक्स। कुछ ऐसी फील आ रही है या नहीं आ रही है यार? ये तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर वाला एक्सप्रेशन बन रहा है। सर वो a वेरी वेरी ग्रेटर देन b है ना, a वेरी वेरी ग्रेटर देन x। हाँ तो x तो हमारा x तो x विल बी लाइंग बिटवीन, इट विल बी लेस देन b, b से कम होगा ना बेटा। x इज गोइंग टू बी, मतलब अगर तुम पूरा खत्म करवाए तो तब भी तुम्हारा b कंज्यूम हो रहा है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज यहाँ पे a माइनस एक्स विल बी रिटन एज a ओनली, और ये एक्सप्रेशन बन रहा है, डू यू रियलाइज ये फर्स्ट ऑर्डर है, log b0 बाय bt या ln b0 बाय bt इज इक्वल टू kt। तुम कहोगे सर ये क्या आ गया, ये ए टर्म और आ गई। तुम्हें याद आ रहा है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर के बारे में मैंने कुछ बताया था? ये बेसिकली स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ही है, ये बेसिकली तुम्हारा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर हो गया, है तो सेकंड ऑर्डर। हाँ वो के में चला जाएगा, मतलब बेसिकली ये जो a इंटू के है, ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चों? के डैश। सो यू विल बेसिकली हैव के डैश टी इज इक्वल टू ln b बाय b माइनस एक्स। ये b बाय b माइनस एक्स समझ आ रहा है ना, ये b0 बाय b0 माइनस एक्स है। ओके बच्चों, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी। और ये के डैश क्या है बच्चों तुम्हारा? के इंटू कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विच इज इन एक्सेस। इसकी अमाउंट हम कह रहे हैं ए चेंज ही नहीं हो रहा ओवर द कोर्स ऑफ रिएक्शन, ए इतना ज्यादा अमाउंट में है, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज सो मच कि इट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? तो ये तुम्हारा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर बन जाएगा अगर एक रिएक्टेंट इज इन एक्सेस। ये ज्यादातर तब होता है जब रिएक्टेंट तुम्हारा क्या है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट अगर हम रिएक्टेंट ले रहे हैं तो सॉल्वेंट तो बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, तो वो तुम्हारा के अंदर ही अकोमोडेट हो जाता है। कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे को? कोई डाउट नहीं? एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स।
This is a second order. 2NO2 giving 2NO plus O2. Cl2O giving 2Cl2 plus O2. या even S2OA2 minus plus I minus giving SO42 minus plus I2. ये तुम्हें दिख रहा है गाइस, यहाँ पे आयोडीन ऑक्सीडाइज हो रहा है और S2OA2 माइनस रिड्यूस हो रहा है। S2OA2 माइनस कुछ याद आ रहा है? यहाँ पे ये मत कहना सल्फर इज प्रेजेंट इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन -1। ऑक्सीजन हमारा -1 से -2 जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, आयोडीन ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब आते हैं बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया? किसी बच्चों को डाउट? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, इसका बस मैं सिर्फ एक ही चीज बताऊंगा। हाँ वो भी अभी करवाऊंगा, गिव मी सम टाइम। कर्व्स एक्चुअली वो एक और जगह से करवाऊंगा मैं, तो इट विल टेक टाइम, मतलब किसी और, मतलब नॉट राइट नाउ बेसिकली। थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस पे आते हैं। इसमें जो हाफ लाइफ है दैट इज 3/2 A0² K या K A0²। तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन का स्क्वायर। कोई डाउट यहां तक गाइस? यूनिट्स ऑफ K will be liter square क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? एग्जांपल्स पे आते हैं। 2NO plus O2 gives 2NO2. 2NO plus Cl2 gives 2NOCl. 2FeCl3 plus SnCl2 gives SnCl4 plus 2FeCl2. गाइस ये एग्जांपल्स में जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के एग्जांपल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड और थर्ड ऑर्डर के बहुत कम इंपॉर्टेंट है। क्लियर है गाइस? क्योंकि बेसिकली जीरो और फर्स्ट ऑर्डर तुम्हारा एनसीईआरटी में भी दे रखा है, दैट इज व्हाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके एग्जांपल इफ आई एम नॉट रॉन्ग आ भी रखे हैं जेई में। इसके एग्जांपल याद कर सको अच्छी बात है, नहीं याद कर सको कोई दिक्कत भी नहीं है। हाँ 2NOBr, हाँ बेटा सॉरी NOBr माइनस से यहाँ पे हाँ बोलो। क्लियर है गाइस? हाँ बोलो। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके फाइन। अब आते हैं फ्रैक्शनल ऑर्डर। फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शंस गाइस, rate for conversion of para hydrogen to ortho hydrogen। ये तुम्हें नहीं पता, याद कर लो बस। एट हाई टेम्परेचर ये जो रेट है ये आता है कि इंटू प्रेशर ऑफ H2 रेज़ टू पावर 1.5। फ्रैक्शनल ऑर्डर आ रहा है। ओके बच्चों, फ्रैक्शनल ऑर्डर के और भी अपने एग्जांपल्स देखे थे लास्ट क्लास में, कुछ लास्ट क्लास में जब हम मॉलिक्युलैरिटी पढ़ रहे थे कि अगर तुम्हारा फ्रैक्शनल ऑर्डर आ रहा है इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। हाँ बेटा, प्रेशर ऑफ H2 रेज़ टू पावर 1.5। नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शंस
गाइस ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, तो इसके ऊपर हम आर्ग्यू नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसमें रेट इज के concentration of O3 का होल स्क्वायर बाय concentration of O2, दैट इज द रेट। इन टर्म्स ऑफ O3 से हम क्या लिखेंगे, -1/2 d ऑफ O3 बाई dt। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पे तुम देख सकते हो ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू O2 क्या आ रहा है बच्चों, -1। ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू O2 इज -1। कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक? अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो तुमने ऑलरेडी करे हुए हैं, मैं करवाऊंगा अगेन बिकॉज, हाँ बेटा, तो उन क्वेश्चन और ऊपर करना है। ओके, क्वेश्चन हमें दे रखा है 2a + b + c gives a2b + c। ओके, k की वैल्यू दे रखी है हमें और रेट भी दे रखा है। रेट इज k a b² और k की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है एज 2 × 10⁻⁻⁶। हमें कहा गया है बच्चों, आवाज नहीं प्लीज, हमें कहा गया है इस रिएक्शन में A इज 0.1 मोलर, B इज 0.2 मोलर एंड C इज 0.8 मोलर इनिशियली बच्चों। हमें कहा गया है फाइंड रेट आफ्टर 0.04 मोलर A हैज रिएक्टेड। क्या करोगे बच्चों इसके अंदर, ये बताओ। इतना A रिएक्ट कर चुका है, भाई रेट का एक्सप्रेशन तुम्हें दे रखा है, यहां पे तुम्हें A और B की कंसंट्रेशन चाहिए जब इतना मोलर A रिएक्ट कर चुका है। यू नीड द कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B एट द पॉइंट जब A इतना रिएक्ट कर चुका है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गई ये सर चीज? 0.04 मोलर x को ले लेंगे तो फिर वो इक्वेशन जो लिखेंगे 2a + b, तो फिर वो हाँ, 2 जैसे एक मिनट को मैं भी बताता हूँ। 2x जैसे, हाँ, 4। जैसे क्या आया, A कितना बचा एट टाइम t। एट टाइम t हमारा A कितना है बच्चों, 0.1 - 2x। B कितना हो जाएगा, 0.1 - x। C कितना हो जाएगा, 0.8 - x। सॉरी, B वॉज 0.2, 0.2 - x। C हो जाएगा 0.8 - x बच्चों। और 2x की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, दिस इज द अमाउंट ऑफ A, 2x इज द अमाउंट ऑफ A विच हैज रिएक्टेड, 2x इज गिवन टू अस एज 0.04। यहां से 2x हमें 0.04 दे रखा है, विल गेट द कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t, विल गेट द कंसंट्रेशन ऑफ B एट टाइम t। ये दोनों वैल्यूज रेट के एक्सप्रेशन में डालो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ रेट एट दैट टाइम। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हो गई ये चीज? कितने बच्चों को इसमें डाउट है गाइस, जो मैंने अभी बोला है? बोलो गाइस, हर एक को डाउट है? नहीं, हर एक को, किसी को भी डाउट नहीं है? ओके नाइस, नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन से पहले मैं एक काम करता हूं, तुम्हें एक कर बता देता हूं गाइस। अगर हमारा ट्राई टू अंडरस्टैंड जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या थी बच्चों, यू हैड 1/AT इक्वल टू 1/A0 + KT, है ना बच्चों? तो अगर मैं 1/कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का कर्व देखूं फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो क्या जाएगा बच्चों ये? डू यू रियलाइज इट विल गो समथिंग लाइक दिस? बोलो गाइस, हाँ या ना? स्लोप क्या हो गई हमारी, के, और ये कितना आएगा बच्चों, 1/A0। समझ में आया नहीं आया बच्चों? इसके ऊपर भी क्वेश्चन अभी देखेंगे हम। कोई डाउट यहां तक? ओके फाइन, आगे करें। राइट,
ये कर्व है जो सेकंड ऑर्डर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और एक दो हैं वो भी हम देखेंगे, नॉट राइट नाउ, आफ्टर सम टाइम। क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है गाइस। हमें कहा गया है ड्रग, यार थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल हाँ बेटा, becomes ineffective after 30% decomposition. Initial concentration is 5 milligram per ml, becomes 4.2 mg per ml in 20 months. 5 मिलीग्राम से 4.2 मिलीग्राम हो जाता है इन 20 months. Assuming first order reaction, calculate expiry time of drug. कुछ क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, पहले ये बताओ। गाइस एक काम करते हैं, अगर ये समझ में आया ना इंफॉर्मेशन क्यों दे रखी है, ट्राई टू मेक द फॉर्मूला जिससे आंसर आए, और ये देखो उसमें मिसिंग चीज क्या है। हमें कहा गया है 30% डिकम्पोजिशन के बाद ड्रग बिकम्स इनइफेक्टिव, है ना बच्चों। तो यहाँ पे क्या हम डाल सकते हैं, ln 100 इनिशियली था, 30% डिकम्पोजिशन का मतलब कितना बचा है बच्चों, 70% अभी बचा है, शुड बी इक्वल टू KT। क्या चीज मिसिंग है यहाँ पे भाई, इस टाइम के बाद तुम्हारा एक्सपायरी डेट आ चुकी है उस ड्रग की, इट इज इनएफेक्टिव। ये हमें टाइम चाहिए, राइट, और उसके लिए मिसिंग चीज क्या है, के के लिए हमें सेकंड स्टेटमेंट दे रखी है, 5 मिलीग्राम से 4.2 मिलीग्राम हो गया इन 20 मंथ्स। तो क्या मैं लिख सकता हूं यहाँ पे ln 5 बाय 4.2 विल बी इक्वल टू k इंटू 20। हाँ है ना, यहां से k निकालो ऊपर वाले में डाल दो, या फिर बेटर आइडिया क्या है, इसको दोनों तरफ रेशो ले लो, k कट जाएगा, t निकल के आ जाएगा तुम्हारा। क्वेश्चन क्लियर हो गया, सॉल्यूशन भी क्लियर हो गया, वेरी नाइस बच्चों। तो गाइस क्वेश्चन तो डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन आई गेस बच्चे ना करवाते तो शायद ना करते इसे एग्जाम में। अब आते हैं नेक्स्ट पे, वेज टू डिटरमिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये हमने काफी चीजें करी हुई है इसमें से, क्योंकि हम ऑलरेडी इसके क्वेश्चंस कर चुके हैं। वेज टू डिटरमिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के मेजॉरिटी ऑफ द तरीके में आते हैं, इनफैक्ट लेटर्स से सारे ही आते हैं, मैं रिकैप करवाता हुआ चल रहा हूं। पहला मेथड टू डिटरमिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इनिशियल रेट मेथड, इनिशियल रेट मेथड। हमने क्या किया, सपोजिंग हमारे पास रिएक्शन है A प्लस बी गिविंग प्रोडक्ट, रेट क्या होगा बच्चों, कि A रेज़ की पावर x B रेज़ की पावर y। तुम्हें x और y निकालना है, तुम क्या करो, B की कंसंट्रेशन, दो एक्सपेरिमेंट करो, B की कंसंट्रेशन दोनों में सेम रखो, A की कंसंट्रेशन वेरी करो। ओके गाइस, कि सपोजिंग तुमने B को फिक्स रखा, B को B0 ही रखा, जब तुमने इनिशियल कंसंट्रेशन A0 रखी तो तुम्हारा रेट आया R0, इनिशियल कंसंट्रेशन A की A0 के बजाय A1 रखी, इनिशियल रेट आया R1। अब रेशो ले लो, R1 बाय R0 विल बी इक्वल टू A1 बाय A0 रेज़ की पावर x आ जाएगा। नेक्स्ट केस में क्या करोगे, A को कांस्टेंट रखो, B को चेंज कर दो, B0 जब है तो रेट R0 है, B1 जब है तो रेट R1 है, रेशियो लो अगेन, R1 बाय R0 विल बी इक्वल टू B1 बाय B0 रेज़ की पावर y, वहां से y आ जाएगा।
समझ में आया या नहीं आया बच्चों? इनिशियल रेट मेथड हर एक को क्लियर है? वन रिएक्टेंट इज केप्ट कांस्टेंट, केप्ट कांस्टेंट। तो हमारा क्या आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ बस एक्सप्रेशन, R1/R0 विल बी इक्वल टू A1/A0 रेज़ की पावर x। यहां से x आ जाएगा एंड सिमिलरली यू कैन गेट y। दिस इज वन मेथड टू फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दूसरे पे आते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड मेथड टू कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बच्चों। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहां पे कैसे निकालते हैं, ये हिडन ट्रायल है, इसको क्या बोलते हैं, हिडन ट्रायल। हम क्या कहेंगे, यहां पे हमें दिया क्या होगा, यहां पे हमें दे रखा होगा बेसिकली डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है गाइस? डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे भैया हर एक को, पहले मान के चलो ये जीरो ऑर्डर है, अज्यूम कर रहे हैं हम जीरो ऑर्डर है, वहां पे हमें डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दे रखी है डिफरेंट टाइम। हम हर एक रेशो को, मतलब हर एक केस को लेके के की वैल्यू निकालेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, बेटर फील आएगी, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, दैट विल बी बेटर। 1 सेकेंड बच्चों, जस्ट गिव मी अ सेक, इट विल बी बेटर दैट वे। जैसे सपोजिंग हमें दे रखा है ए नॉट, सॉरी ए और टी, हमें दे रखा है इसकी कंसंट्रेशन A1 है टाइम T1 पे, A2 है टाइम T2 पे, A3 है टाइम T3 पे। ओके, हम कहेंगे अज्यूम दिस टू बी अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है गाइस? और एक और ले लेते हैं, A नॉट एट टाइम T इक्वल टू 0। ओके गाइस, ये कंसंट्रेशन दे रखी है, टाइम दे रखा है। हम एक बार इस केस को लेके क्या करेंगे, रेट कांस्टेंट निकालेंगे। अभी हम मान के चल रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अभी हम मान के चल रहे हैं कि क्या है बच्चों, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। यहां से हमने क्या निकाला बच्चों, के की वैल्यू। फिर हमने इस केस को लेके फिर के की वैल्यू निकाली, ए टी ये हो गया, ए नॉट ये हो गया, टाइम टी हो गया। फिर हमने थर्ड केस में ये और ये लेके के की वैल्यू निकाली। अगर के की वैल्यू सेम आ रही है तीनों से, हम कहेंगे यार ये जीरो ऑर्डर है। या फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर मानेंगे, अगर फर्स्ट जीरो ऑर्डर नहीं है तो फर्स्ट ऑर्डर, एल एन ए नॉट बाई ए वन इक्वल टू के टी वन, यहां से के निकाला। फिर हमने एक बार इससे एल एन ए नॉट बाई ए टू इक्वल टू के टी टू, वहां से के निकाला। अगर के की कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, दैट बेसिकली मींस कि जो तुमने ऑर्डर अज्यूम किया है वो तुम्हारा सही है। समझ में आई ये चीज या नहीं आई बच्चों, ये बताओ मुझे। क्लियर हो गया गाइस? किसी भी बच्चों को कोई डाउट यहां तक? ओके, क्लियर हो गया? यहां पे हम क्या कहते हैं कि के की वैल्यू निकालेंगे, अगर के की वैल्यू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में सेम आ रही है तो देन ऑर्डर इज करेक्ट, देन दैट ऑर्डर इज करेक्ट। क्लियर हो गया गाइस? हर एक बच्चे को क्लियर है? नाइस। नेक्स्ट पे आते हैं, अनदर मेथड टू फाइंड आउट। या उससे पहले एक क्वेश्चन कर लें, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये आसान है। देखो, स्टार्ट करते हैं। एक्स जेड ए है, थोड़ी दिक्कत आ सकती है क्योंकि ये तुमने अभी न्यूक्लियर केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है, माइल्ड सी दिक्कत आ सकती है वो भी। हमें एक आ गया, ये एक्स का हाफ लाइफ है 10 डेज, ये डीके करता है टू गिव वाई, डीकेज टू गिव वाई Z-2 A-4। हमें एक आ गया है इसके एक्स के, हमारे पास से 1 ग्राम एटम इन वेसल। 1 ग्राम एटम का मतलब क्या है बच्चों, 1 मोल। 1 मोल हमें दे रखा था, फाइंड वॉल्यूम ऑफ हीलियम accumulated at STP after 20 days।
ये भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री तुम्हें नहीं पता, इससे थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखो। x है, एटॉमिक नंबर हमारा z, एटॉमिक मास a। ये जब डिकम्पोज कर रहा है, डिके कर रहा है टू गिव y(z-2 a-4), आइडिया है तुम्हारा एटॉमिक नंबर में 2 का डिक्रीज आया, एटॉमिक मास में 4 का डिक्रीज आया। तो गाइस देयर मस्ट बी सम पार्टिकल जो कि हमारा, जिसका एटॉमिक नंबर 2 होना चाहिए और एटॉमिक मास क्या होना चाहिए बच्चों, 4। क्लियर है गाइस? ये z से z-2 गया, a से a-4 गया, मतलब देयर इज सम पार्टिकल विच इज जनरेटेड, और वो पार्टिकल क्या है, उसका एटॉमिक नंबर 2 होना चाहिए और एटॉमिक मास क्या होना चाहिए, 4। दैट इज योर हीलियम बच्चों। क्लियर हो गई ये चीज? तो अब हमें पूछा गया है इनिशियल अमाउंट ऑफ ए कितना है, 1 ग्राम एटम या 1 मोल। 20 दिन में कितना हीलियम जनरेट होगा? तुम ये देख लो 20 दिनों में इसकी कंसंट्रेशन कितनी पाएगी, उससे यू कैन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ हीलियम जनरेटेड एट द एंड ऑफ 20 डेज। पहली चीज तुम ये रियलाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, जो हमें डेज दे रखे हैं दे आर अ मल्टीपल ऑफ टी हाफ। तो क्या मैं कह सकता हूं ए टी बाई ए नॉट, ए नॉट कितना दे रखा है बच्चों हमें, 1, विल बी इक्वल टू 1/2 रेज़ टू पावर n। n क्या आने वाला है बच्चे, यहाँ पे कितनी हाफ लाइफ हो चुकी 20 डेज में, 2 हाफ लाइफ। ये समझ में आया नहीं आया जो मैंने भी एक्सप्रेशन लिखा है? कंसंट्रेशन ऑफ x, ये एक ही कंसंट्रेशन है एट टाइम 20 डेज के बाद। समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? दिस इज द अमाउंट ऑफ x आफ्टर 20 डेज। AT by A naught is equal to 1/2 raised to the power n। n are the number of half lives। n बेसिकली हमारा क्या हो गया, 20/10। समझ आया नहीं आया बच्चों? तो AT की वैल्यू कितनी आ गई, इट इज 1/4। हाँ या ना? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है गाइस? समझ गए यहां तक? मतलब पहले 1 मोल था, अब कितना मोल बचा है, 1/4 मोल बचा है। मतलब कितना मोल रिएक्ट कर चुका है बच्चों, 3/4 मोल रिएक्ट कर चुका है। अब तुम्हें जो ऊपर हमने बैलेंस इक्वेशन लिखी थी उसमें 1x वाज गिविंग 1 हीलियम, राइट? इसको मैं एक काम करता हूं, मैं पूरा एक्सप्रेशन लिखता हूं। ये पहले 1 था, 1 माइनस एक्स मानो, एक्स मानो, एक्स मानो। क्लियर है गाइस? और ये 1 माइनस एक्स हमें कितना दे रखा है बच्चों, 1/4। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है जो मैं लिख रहा हूं? इनिशियली 1 था, एट टाइम टी आफ्टर 20 डेज बेसिकली ये कितना बचा है बच्चों, 1 माइनस एक्स। और हीलियम कितना बना होगा, एक्स। 1 माइनस एक्स की वैल्यू में कितनी दे रखी है बच्चों, 1/4। तो बेसिकली हीलियम कितना जनरेट हुआ है गाइस, हीलियम के कितने मोल जनरेट हुए होंगे, 3/4। इतना मोल हीलियम जनरेट हुआ। हमें पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ हीलियम एट एसटीपी इंटू 22.4 कर दो, यू विल गेट योर आंसर। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हाँ बेटा बोलो। हमें दे रखा है बेटा क्वेश्चन में ग्राम एटम, बेटा एटम, ग्राम एटम। ग्राम एटम इज अनदर नेम फॉर मोल एटम। याद है स्टैच्यूमेट्री में पढ़ा था, ग्राम एटम इज सेम। हाँ बेटा जरूर, क्यों नहीं। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? ग्राम एटम मीन्स मोल एटम का। ये चीज क्लियर होगी इस क्वेश्चन को कैसे किया है। इनिशियल कंसंट्रेशन हमें दे रखी थी या इनिशियल मोल दे रखे थे, फाइनल मोल दैट टाइम टी हमने निकाले रिएक्टेंट के, ठीक है ना गाइस? उससे हमने देखा कि रिएक्टेंट के कितने मोल्स रिएक्ट कर गए। गेटिंग द आइडिया नॉट? जो हमने 80 निकाला है दिस इज बेसिकली 1 माइनस एक्स इज 80। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये तरीका अपना अप्लाई करो एंड यू विल गेट योर आंसर। क्लियर है गाइस? दिस इज योर ए टी विच वॉज 1/4। वहां से हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली एंड वी गॉट द आंसर। ऐसे क्वेश्चन अभी बहुत आएंगे, तो पे अटेंशन के, इसी तरीके से पैटर्न पे करना है क्वेश्चंस को। क्लियर है? किसी बच्चों को डाउट यहां तक? तो किसी को भी डाउट नहीं है? वेरी नाइस। आगे चलते हैं। अभी हमने कितने मेथड कर लिए थे टू फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? 2। तीसरा ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड टू फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहां पे हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, कर्व बनाएंगे और चेक करेंगे वो कर्व किस टाइप का जा रहा है। जैसे अगर तुम ध्यान से देखो बच्चों, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन वर्सेस
वर्सेस कंसंट्रेशन का कर्व बनाने की कोशिश करते हो। अगर ये ऐसा आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो क्या बनेगा बच्चों? जीरो रेट ऑर्डर। इट इज जीरो ऑर्डर। अगर हमारा इस टाइप का जा रहा है तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? रेट कंसंट्रेशन में इट विल बी फर्स्ट ऑर्डर, करेक्ट, आई नो, बच्चे कर देंगे। अब अगर हम लेते हैं ये रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का स्क्वायर, और वो कर्व ऐसा आ रहा है, इसका मतलब रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का स्क्वायर का हम कर्व देख रहे हैं, एंड इट इज कमिंग विल बी अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। हाँ है ना, कि यहां पे हमें दिख रहा है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन का स्क्वायर, सो इट इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन गाइस। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? हाँ बेटा बोलो। इट विल बी के कंसंट्रेशन स्क्वायर। हाँ है ना बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का स्क्वायर। क्लियर हो गया बच्चों? नाइस। ये हमने किसका रेट ये किसी हमने किन कर्व्स को देखा है? रेट वर्सेस कंसंट्रेशन बच्चों। रेट वर्सेस कंसंट्रेशन के कर्व देख रहे हैं, या कंसंट्रेशन स्क्वायर या कंसंट्रेशन क्यूब। क्लियर है? वेरी नाइस। अच्छा बच्चों एक चीज मैं पूछता हूं, कर लिया नोट? कर लिया नोट या नहीं कर लिया? अगर ये कर्व है तो बताना मुझे कौन सा ऑर्डर रिएक्शन का होगा? लॉग ए माइनस एक्स, ये क्या कर्व है? किसका कर्व है? आर यू श्योर? लॉग ए माइनस एक्स इज 80, लॉग 80 वर्सेस टी का कर्व स्ट्रेट लाइन आ रहा है। ए माइनस एक्स इज 80 बेसिकली, इट इज द फर्स्ट ऑर्डर। ये लॉग ए नॉट आ गया, स्लोप हमारी क्या आ जाएगी बच्चों? हाँ या ना? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? माइनस के इज योर स्लोप। क्लियर हो गया? ये कर्व कौन सा होगा? टी हाफ वर्सेस ए। ये कर्व कौन सा है? सर ये, ऊपर वाले में 2.303 भी तो आना चाहिए था ना, क्योंकि एलन में होता है। हाँ कोई बात नहीं, इसको मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। नाइस, गुड। अब ठीक है? यस सर। गुड। क्लियर हो गई ये चीज बच्चों? ओके, नेक्स्ट टी हाफ, ये गुड। वन सेकेंड, ये हो गया। अब यहाँ पे बच्चे हो जाएंगे स्टक। ये क्या होगा? नहीं, ये सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, सेकंड थर्ड एंड हायर। ठीक है बच्चे, बट इट विल डेफिनेटली नॉट बी जीरो या फर्स्ट। ओके बच्चे, क्लियर है गाइस? हाँ कर लो नोट। हाँ बेटा बोलो क्या कह रहे थे? कौन सा टी हाफ वर्स? लास्ट वाले नॉट जीरो और वन, और कुछ भी हो सकता है। अरे यार नहीं, उसको छोड़ दो, नहीं वो भी नहीं हो। क्लियर है गाइस? यहां तक समझ में आया नहीं आया भाई? बताओ मुझे। नेक्स्ट पे आते हैं, फोर्थ मेथड, हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड, मैं तुम्हें हाफ लाइफ दे रखी है डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन, वो तुम्हें फॉर्मूला ही याद हो जाना चाहिए अभी तक। n इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग T1 बाई T2
अपॉन log A2 बाई A1। बच्चे समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है कि आप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट रेज की पावर 1 माइनस एन, ये यहां से आ रहा है। तुम्हें इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी होगी A1, उसको आधा होने के लिए हाफ लाइफ इतनी लगी। इनिशियल कंसंट्रेशन अगर A2 है तो उसको हाफ लाइफ आधा होने के लिए हाफ लाइफ T2 लगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहां से n आ जाएगा नहीं आ जाएगा? A1 को आधा होने के लिए हाफ लाइफ T1 था, A2 को हाफ होने के लिए हाफ लाइफ T2 था। क्लियर हो गई ये चीज बच्चों? 1 सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेक। बच्चों ये चीज समझ आ गई? अच्छा, इनिशियल कंसंट्रेशन के बजाय यू माइट बी गिवन इनिशियल प्रेशर गाइस। इनिशियल कंसंट्रेशन के बजाय वी माइट बी गिवन प्रेशर बच्चों, इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन वी माइट बी गिवन प्रेशर। कुछ भी हो सकता है, तो रेशियो ले लिया, कुछ भी नहीं कर दिया। हाँ बिल्कुल, लेकिन ज्यादा तुम देखोगे प्रेशर या कंसंट्रेशन ही उठा रहा है। क्लियर है बच्चों? किसी बच्चों को डाउट यहां तक? नाइस, ओके 1 सेकेंड, ये हमारा हो गया सारा। ग्रेट, आगे चलते हैं। बच्चों यहाँ भी हमारा ए क्या था पता है? दिस वाज इनिशियल कंसंट्रेशन, ए लिखा हुआ है मैंने, इट इज इनिशियल कंसंट्रेशन बच्चों। नेक्स्ट पे आते हैं। लेट अस गो ऑन टू द फिफ्थ मेथड, आइसोलेशन मेथड। उसका पूरा नाम लिख देता हूं, ओसवाल्ड आइसोलेशन मेथड। बस पहले बता सकते हो सर? WALD, OSTWALD। बच्चों यहां पे हम क्या करते हैं गाइस, पे अटेंशन प्लीज, आवाज नहीं चाहिए मुझे। यहां पे हम क्या करते हैं, जैसे A प्लस बी गिविंग C प्लस डी है या गिविंग प्रोडक्ट है, तो रेट क्या आ जाएगा बच्चों? इट बी K जैसे हम वहां पे क्या करते थे, सबसे पहले वाले केस में हम क्या करते थे, एक ही कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखते थे और दूसरे को चेंज कर देते थे। यहां पे हम वही काम करने वाले इन द सेंस कि हम एक ही कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कर देंगे, इतनी ज्यादा कर देंगे कि उसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा, जो कि हमारा बेसिकली, जो तुम्हें याद है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसी वाले पैटर्न पे चल रहा है कि एक ही कंसंट्रेशन को इतना ज्यादा कर दो कि वो चेंज ही नहीं हो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। One reactant is taken in excess, is taken in excess, और उसके हिसाब से हम क्या करेंगे बच्चों, हमारा रेट क्या बन जाएगा? एग्जांपल लेते हैं, B इज इन excess, तो ये हमारा एक तरीके रेट क्या बन जाएगा, K BHURY, ये हमारा B0 ही बन गया बेसिकली, इसमें चेंज ही नहीं आया। इस पूरे को हम क्या मान लेंगे, K डैश। अब हम इजीली निकाल सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? हर एक बच्चे को क्लियर है? वेरी नाइस। एक क्वेश्चन करें बच्चों? हाँ, लेट अस डू वन क्वेश्चन, होल्ड ऑन अ सेक। पहले एक काम करते हैं, क्वेश्चन गाइस आवाज ना करो प्लीज। एक तो मुझे ये बताओ, अगर हमें इस रिएक्शन के लिए, हाँ बेटा बोलो, क्वेश्चन में दे रखा हुआ एक्सेस में है, मुझे उसकी अमाउंट काफी ज्यादा दे रखी होगी। गाइस पहले ये क्वेश्चन करके बताओ,
व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बच्चों? प्रेशर दे रखा है, हाफ लाइफ दे रखा है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बच्चों? टेल मी व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हाँ बेटा, हाँ फॉर्मूला डालना है, फॉर्मूला में डालना है। बताओ गाइस क्या करोगे? इट इज गोइंग टू बी अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। I mean, you could have done n is equal to 1 plus log 3.52 by 1.82 over log 100 by 50। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है? इट विल ऑलमोस्ट कम आउट इक्वल टू 2। कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक? किसके प्रोपोर्शनल है? टी ऑफ। हाँ ये भी देख सकते हो कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है बच्चों? कांस्टेंट आ रहा है। टी ऑफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, या टी ऑफ इंटू ए नॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट। टी ऑफ इंटू ए नॉट इज कमिंग आउट कांस्टेंट। क्लियर हो गई ये चीज गाइस? हर एक बच्चे को क्लियर है? नाइस। अब आते हैं नेक्स्ट, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन लिख देते हैं, स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। बेसिकली यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ओवरऑल 2 है, लेकिन हमने उसको क्या कर दिया, उसका ऑर्डर कर दिया 1। जैसे एस्टर्स का हाइड्रोलिसिस, एस्टर का जब हाइड्रोलिसिस करते हो तो क्या होता है बच्चों? यू गेट दिस? इट इज अ सिंपल रिएक्शन। रेट क्या बनेगा? के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर गाइस। ओके बच्चों, वाटर की कंसंट्रेशन होती है बहुत ज्यादा, तो ये क्या बन जाएगा? इट विल बी के डैश into concentration of ester, where K dash is nothing but K into concentration of H2O। ये नॉर्मली तुम्हें कितना दिया होता है? 55.5। ओके गाइस, क्लियर हुआ है नहीं हुआ? दिस इज वन एग्जांपल ऑफ स्यूडो यूनिमोलिकुलर। हाँ हाँ, बड़े चेंज ही नहीं हो रहा ओवर द कोर्स ऑफ रिएक्शन। मतलब ये 55.5 का से 55.4 भी हो गया तो भी वो वैल्यू कांस्टेंट है, तो हम उसको के में ही इंक्लूड कर देते हैं। These are pseudo first order reaction। ये मैंने थोड़ा एक स्टेटमेंट में बोल रहा था, उस वक्त मैंने गलत बोल दिया था। दिस इज मॉलिक्युलरिटी इज 2, ओके, बट द ऑर्डर इज 1। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मॉलिक्युलरिटी 2 है ये और ये, लेकिन आइडिया इज जो ऑर्डर आ रहा है वो 1 और फर्स्ट ऑर्डर आ रहा है। इट इज अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? सर हाँ बेटा बोलो। सर, अगर ऐसा जैसा आपने इसका ऊपर वाला क्वेश्चन कराया, इसमें पूछे थे ऑर्डर क्या है। अब सर कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ गया इसमें वैल्यू दे रखी है, पर हमें पता है कि वो रिएक्शन इस ऑर्डर की होती है, जैसे एग्जांपल में कोई, तो वही वाला मार्क करना है फिर कैलकुलेट करके? कैलकुलेट करके, ऑब्वियसली कैलकुलेट करके। क्वेश्चन में जो वैल्यूज दे रखे उसके हिसाब से कैलकुलेट करोगे। अब इसका जो ऑर्डर है, अगर कोई क्वेश्चन में पूछता है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, के डैश इज नॉट द आंसर, यू विल हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। क्लियर है या नहीं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सॉरी जो रेट कांस्टेंट है दैट इज के, इट इज नॉट के डैश। ऑर्डर ऑर्डर अगर पूछा जाए तो दिस इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, मतलब ओवरऑल ऑर्डर पूछा जाए तो ओवरऑल ऑर्डर तो 2 ही है, लेकिन उसको वी कैन कन्वर्ट इट टू स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर है? अभी बताता हूं, क्वेश्चंस आएंगे, यू विल अंडरस्टैंड। गाइस ये चीज समझ में आई या नहीं आई? फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। मॉलिक्युलरिटी 2 है, ऑर्डर 1 है। यहां पे जो रेट कांस्टेंट है वो तुम्हारा के डैश, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से देख रहे हो तो के डैश इज द रेट कांस्टेंट। एक्चुअल रेट कांस्टेंट पूछा गया इस रिएक्शन का, तो इट इज के।
तुम्हें के निकालना होगा, के डैश से आंसर मत कर देना बाहर। क्लियर हो गई ये चीज? दिस इज वन एग्जाम्पल, लेट अस गो ऑन टू द सेकंड एग्जाम्पल। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। पहला था हमारा हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये कौन सी है? दिस वाज हाइड्रोलिसिस, हेडिंग लिख दो गाइस, दिस वाज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। ओके। दूसरा है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इसमें क्या होता है बच्चों? केन शुगर लिया, इट गिव्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। दोनों में तुम्हारा एसिडिक मीडियम होता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में भी हम क्या ले रहे हैं? H+। ओके गाइस, क्लियर हो गई यहां तक? राइट। इसमें भी जो हमारा रेट आता है, रेट इज के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O, शुगर बीइंग योर दिस गाइस। ओके बच्चों, और इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है बच्चों, कोई बताएगा मुझे? और ऑर्डर क्या है बच्चों? 1, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर है गाइस? सर मॉलिक्यूलरिटी 2 है। Molecularity 2 है, 2 molecules are taking part. Molecularity is 2, order is 1. Molecularity is 2, order is 1. क्लियर हो गया गाइस या नहीं हो गया? ओके नाइस। बेटा क्या कह रहे हो? क्वेश्चन अभी आने वाले हैं। यहां तक क्लियर हो गया गाइस? बच्चों बताओ भाई, बताओ। हाँ, ओके नाइस। तो यहां पे हमने के को क्या कर दिया? के डैश कर दिया। बच्चों आवाज मत करो प्लीज। हो गया? के की यूनिट्स क्या होंगी? बताएगा कोई मुझे यहाँ पे? के की यूनिट्स क्या होंगी? के की यूनिट्स क्या होंगी? के, दिस के सेकेंड ऑर्डर है तो इट विल बी क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? क्लियर हो गया? हर एक बच्चों क्लियर है? गुड। के डैश की फर्स्ट ऑर्डर वाली होगी। ओके गाइस, एक क्वेश्चन करते हैं। पे अटेंशन गाइस, हमने क्या रखा है? हमने मिथाइल एसीटेट लिया, हमने लिया मिथाइल एसीटेट, ये लिया हमने, इसका हमने किया हाइड्रोलिसिस। क्या देगा बच्चों? ये देगा। हमें दे रखा है कंसंट्रेशन एंड टाइम। टाइम t इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन वाज 0.85, t इक्वल टू 30 पे कंसंट्रेशन वाज हमें एक आ गया। पहले वो बताओ, इज इट pseudo first order reaction? Is it pseudo first order reaction? पहली चीज पूछी गई है। और फिर पूछा गया है assuming the concentration of water almost constant, assuming concentration of H2O constant। हमें कहा गया कांस्टेंट में भी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 55। फाइंड वैल्यू ऑफ K डैश where rate is K dash K डैश ये है बच्चों।
क्वेश्चन क्लियर हुआ है नहीं हुआ, पहले ये बताओ। हमें कहा गया है क्वेश्चन के अंदर, इज इट अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैसे पता लगाओगे बच्चों? हमें बहुत सारी वैल्यूज दे रखी है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, किस टाइम पे ये कंसंट्रेशन है, किसकी बच्चों? इसकी, राइट। हम क्या कहेंगे, पहली चीज, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है, तो हमारा के की वैल्यू कांस्टेंट आनी चाहिए। तुम एक काम करो, ए नॉट बाई ए टी इज इक्वल टू एल एन ए नॉट बाई ए टी इक्वल टू के टी। एक के की वैल्यू निकालो, फिर एल एन ए नॉट बाई ए टी इक्वल टू के टी। इस बार टी क्या आ जाएगा? 60। पहले हमारा था एल एन 0.85 बाई 0.8004 इज इक्वल टू के इंटू 30। यहां से हमने के निकाला। नेक्स्ट हमने किया 0.85 बाई 0.7538 इज इक्वल टू के इंटू 60। इसमें हमने 2 या 3 बार के की वैल्यू निकाली, और वो के की वैल्यू क्या आने वाली है बच्चों? सेम। क्योंकि के की वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब हमने जो फर्स्ट ऑर्डर अज्यूम किया है वो सही अज्यूम किया है। क्लियर हो गया गाइस? ये समझ आ रहा है ना? पहले हमने यहां से रेट कांस्टेंट निकाला, फिर हमने यहां से रेट कांस्टेंट निकाला, एंड वी फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ के टू बी सेम। दैट मींस इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। गुड। यहां से के निकाल लोगे गाइस? एक एक्सप्रेशन लिख देता हूं के का, के इंटू 30 इज इक्वल टू एल एन 0.85 बाय 0.8004। यहां से के की कुछ वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा रेट किसके लिए? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। मतलब दिस इज के इंटू CH3CO2H5। ये चीज समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज योर के। जो हमने अभी के निकाला है वो ये है, और ये जो के है दैट इज, हाँ बेटा बोलो। सर ऊपर क्वेश्चन में CH3CO CH3 दे रखा है C2H5 की जगह। कोई बात नहीं, ये लो। और सर रेट में भी आपने C2H5 ही लिख दिया सर। रेट इक्वल टू K डैश लास्ट लाइन ऑफ क्वेश्चन। हाँ बेटा, ओके, जस्ट अ सेक। अब क्लियर है बच्चों? पहले बता दिया होता बेटा। हाँ बच्चों, यहां तक क्लियर हुआ है नहीं हुआ? क्लियर हो गई ये चीज? तो यहां से जो अभी हमने ऊपर वाले एक्सप्रेशन से जो के निकाला है वो तुम्हारा क्या है बच्चों? रेट कांस्टेंट फॉर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है। हमें पूछी गई है वैल्यू के डैश की। तो अब तुम क्या करोगे बच्चों? के डैश विल बी के बाय कंसंट्रेशन ऑफ वाटर विच इज गिवन टू अस इन क्वेश्चन एज 55। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई? तरीका समझ में आ गया क्वेश्चन करने का? पक्का? कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को? नाइस। अब नेक्स्ट जो चीज है वो तुम्हारा एनसीईआरटी में दे रखी है, जेई में भी कई बार आ चुकी है, तो ध्यान से सुनते आना। हाँ बेटा बोलो, कुछ कह रहे थे? हाँ, नोट इट डाउन, टेक योर टाइम एंड नोट इट डाउन। नोट कर लो तो बता देना बेटा। ये लो, करो। हाँ बेटा, कर लिया नोट? कर लिया नोट? कर रहे हो? करो। क्लियर है? गुड। कर दूं मैं? ओके। हाँ तो बच्चों इधर ध्यान दो। नाउ लेट अस डिस्कस सम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमें निकालना क्या है इन क्वेश्चन में? हमें निकालना है रेट कांस्टेंट। हमें क्या निकालना है? रेट कांस्टेंट। ए गिविंग बी प्लस सी, ये हमें दे रखा है। पैटर्न समझो गाइस कैसे करना है। ए गिविंग बी प्लस सी, ए भी गैस है, बी भी गैस है, सी भी गैस है। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, ध्यान से समझो। हमें दे रखा होगा प्रेशर इनिशियली, और प्रेशर है टाइम टी। तुम कहोगे सर फॉर्मूले में लगाए थे, ln पी नॉट बाई पी टी इक्वल टू के टी। लेकिन गाइस वो प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी नहीं दे रखा, वो हमें टोटल प्रेशर एट टाइम टी दे रखा है, विच इज इंक्लूसिव ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट गाइस। समझ में आया नहीं आया जो मैंने बोला? Yes, sir. फिर से बोलता हूं,
यहाँ पे हमें प्रेशर इनिशियली दे रखा है, प्रेशर इनिशियली तो रिएक्टेंट के कारण ही है, मतलब हम ए नॉट की जगह पी नॉट डाल सकते हैं, लेकिन एटी की जगह पीटी नहीं डाल पाएंगे क्योंकि वी आर नॉट गिवन द प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, वी आर गिवन द टोटल प्रेशर ऑफ सब्सटेंसेस एट टाइम टी। उससे हमें क्या निकालना है बच्चों, उससे हमें निकालना है रेट कांस्टेंट की वैल्यू। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इनिशियल प्रेशर पी नॉट दे रखा है इनिशियल, और टाइम टी पे कितना दे रखा है पीटी एट टाइम टी। हमें पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। हम कहेंगे काम करो, पहले मानो पी नॉट है, अब ये क्या हो जाएगा पी नॉट माइनस एक्स एक्स एक्स, हाँ है ना बच्चों। ये तीनों का कंबाइंड प्रेशर हमें कितना दे रखा है पीटी, क्लियर और नॉट गाइस। तो बेसिकली पी नॉट प्लस एक्स इज इक्वल टू पीटी, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। यहां से एक्स निकाल लोगे, पी नॉट दे रखा है क्वेश्चन में, पीटी दे रखा है, एक्स आ जाएगा नहीं आ जाएगा, हाँ है ना। एक्स आ गया तो बेसिकली तुम्हें प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी पता चल गया, हाँ है ना बच्चों। इस एक्सप्रेशन से हमारा एक्स निकाल लो, सॉल्व फॉर एक्स, और उसके बाद एक्सप्रेशन में क्या लिखोगे एल एन पी नॉट बाय पी नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन, हर एक बच्चों क्लियर हो गया ये तरीका। कई बार हमें क्वेश्चन में वैल्यूज पूछी जाएंगी रेट कांस्टेंट की, कभी ना कभी ये पूछेंगे कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर के, क्लियर है गाइस। अगर तुम्हें वैल्यूज दे रखी हैं और के की वैल्यू पूछी गई है सॉल्व कर दो। कई बार एक्सप्रेशन ही पूछा गया होता है, तो उसमें क्या है हम एक्स की जगह क्या डालेंगे, एक्स क्या है गाइस पीटी माइनस पी नॉट है या नहीं है, एक्स वाज पीटी माइनस पी नॉट, वो यहां पे डाल दो। तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा एल एन पी नॉट बाय टू पी नॉट माइनस पी टी इज इक्वल टू के टी। क्या पूछा जाएगा कौन सा एक्सप्रेशन से तुम्हारा रेट कांस्टेंट निकल के आएगा, ये समझ में आया नहीं आया, हर एक बच्चे को क्लियर है या नहीं ये चीज, गुड। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ रखे हैं जेई में, पे अटेंशन नाउ, क्वेश्चन करने की कोशिश करते। 2N2O5 gives 2N2O4 प्लस O2, इसका हमें दे रखा है एट टाइम t इक्वल टू 0 प्रेशर इज 0.5 atm, दिस इज पी नॉट, और 0.512 atm हमें दे रखा है प्रेशर एट टाइम t। सब गैसेज है, एवरीथिंग इज गैस, N2O5 N2O4 O2 ऑल आर गैसेज। हमें कहा गया है ये टाइम जो है वो टाइम है 100 सेकेंड, ये था 0 सेकेंड। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। करो गाइस, रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन बना के बताओ। इनिशियल प्रेशर दे रखा है, प्रेशर एट टाइम टी दे रखा है, टाइम टी बता भी रखा है 100 सेकेंड, हमें पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। करो बच्चों। ये रेट कांस्टेंट हुआ या नहीं हुआ, एक्सप्रेशन वही बनाए जो मैंने बनाए हैं, यही है ना। This was pressure of N2O5, this was pressure of N2O4, this was pressure of O2 at time t, which is given to us as 0.512। यहां से हमने x निकाला, उसके बाद एक्सप्रेशन में डाल के k की वैल्यू निकाल ली। क्लियर हो गया गाइस, हर एक बच्चों क्लियर है, नाइस। नेक्स्ट पे चलते हैं। सर हाँ बेटा बोलो। सर यहाँ पे जो प्रेशर इनिशियल है वो हमें कैसे पता कि सारा जो प्रेशर इनिशियल है वो N2O5 की वजह से ये कुछ डिसोसिएट नहीं कर हम रहा? मान के चल रहे हैं कि इनिशियली वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट ओनली, उस वक्त प्रोडक्ट की अमाउंट कुछ भी नहीं थी, इनिशियली सिर्फ ओके रिएक्टेंट था, दैट इज व्हाट वी आर अज्यूमिंग। मतलब वो अज्यूम करना सही भी है हमारे लिए, नहीं तो हम क्वेश्चन को नहीं कर सकते।
बच्चों आवाज नहीं, हमें क्या रखा है, रेट कांस्टेंट इज गिवन टू अस ओवर हियर। P initial was 400 mm. How long will it take for pressure to become 760 mm? करो गाइस, क्वेश्चन बहुत आसान है, ट्राई इट आउट। हाँ, जब मैं इक्वेशन ना लिखूं, करो गाइस, डू इट। सब गैस है बेटा, सब गैस है। तुम एक चीज समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो क्या, अगर तुम्हें प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी दिया होता तो क्वेश्चन बहुत आसान था। अगर तुम्हें प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी दिया होता रेदर देन गिविंग यू द टोटल प्रेशर एट टाइम टी, हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता। हम सीधा एल एन पी नॉट बाय पी टी इक्वल टू के टी कर देते। प्रॉब्लम ये, वी आर नॉट गिवन द प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, वी आर गिवन द टोटल प्रेशर एट टाइम टी। कर लिया बच्चों? नाइस। और ये टी आंसर किसमें देगा बच्चों? मिनट में। नाइस, क्योंकि के की मिनट इनवर्स है। क्लियर हो गया? यही एक्सप्रेशन बनाए तुम लोगों का। एक और क्वेश्चन लेते हैं सिमिलर पैटर्न पे। मैं तो कह ही रहा था अच्छे क्वेश्चन हैं। हाँ बच्चों, ये हमें दे रखा है, हमें कहा गया है फाइंड आउट द रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ। assume it to be a first order reaction। करो बच्चों। सर थोड़ा गलती करने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, ध्यान से करो। सॉलिड है, ध्यान नहीं जाता तो गलत करोगे उसे। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों? अच्छा बच्चों, ये हमने इतने क्वेश्चन करे, इसकी तो तुम्हें आदत पड़ गई, समझ आ गया कि कैसे करना है, पैटर्न क्लियर हो गया। एक और चीज करते हैं, यहां तक कर लिया नोट? सर थोड़ा ऊपर कर। हाँ बेटा बताओ क्या कह रहे हो? हाँ मैंने बोला था, आई सेड दैट assume it to be a first order reaction। हाँ बेटा क्या कह रहे थे बेटा? सर बच्चों एक स्क्रॉल काम, करने बोल। हाँ ऊपर स्क्रॉल करूं? नहीं हो गया सर। हो गया। अच्छा हाँ बच्चों, एक चीज और, लेट अस टेक अनदर केस। क्वेश्चन है क्या? एग्जाम्पल ले रहे हैं, हमें प्रेशर इनिशियली दिया ही नहीं, हमें दिया प्रेशर एट टाइम टी और प्रेशर एट टाइम इंफिनिटी। तो हम क्या कहेंगे, हमें क्या दे रखा है, प्रेशर एट टाइम टी और प्रेशर एट टाइम इंफिनिटी। पी नॉट नहीं दिया, पी इंफिनिटी दिया, पीटी दिया।
तो गाइस टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तरीका वही रहेगा। हम कहेंगे मान के चलो प्रेशर इनिशियली पी नॉट है, ठीक है ना गाइस। मैं काम करूं वैल्यू उठा लूं, बेटर फील आएगी। पीटी हमें दे रखा है एज 300, पी इंफिनिटी हमें दे रखा है 500, अपनी तरफ से वैल्यूज उठाई है, और ये टी वॉज 100 सेकेंड। ओके, अब देखो कैसे करना है। हम कहेंगे मान के चलो इनिशियल प्रेशर वॉज पी नॉट, टाइम टी पी क्या होगा, पी नॉट माइनस एक्स प्लस 3x। हाँ है ना, क्लियर और नॉट, प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कर दो, दिस इज गिवन टू अस 300। हाँ है ना, इनफिनिटी पे रिएक्टेंट जीरो, फाइनल प्रेशर क्या होगा, डू यू रियलाइज इट विल बी 3 पी नॉट। प्रेशर एट इन्फिनिटी क्या होगा, ये पूरा खत्म हो गया, यू विल हैव पी नॉट पी नॉट पी नॉट। गेटिंग द आइडिया और नॉट बच्चों, इन्फिनिटी पे रिएक्टेंट खत्म हो चुका है, तो कैन आई से 3 पी नॉट विल बी इक्वल टू 500। समझ आया नहीं आया बच्चों, 3 पी नॉट इज इक्वल टू 500। यहां से पी नॉट निकालो, इससे एक्स निकालो, और फिर एल एन पी नॉट बाय पी नॉट माइनस एक्स इक्वल टू के टी कर दो। मतलब पी इंफिनिटी से हमने क्या निकाला बच्चों, पी नॉट। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई, पी इंफिनिटी से पी नॉट निकाला, पीटी से हमने एक्स निकाला, और एल एन पी नॉट बाय पी नॉट माइनस एक्स विल बी इक्वल टू के टी। समझ आया नहीं आया बच्चों, हाँ बेटा। नहीं 1 सेकेंड, एक क्वेश्चन करते हैं इसका फिर। बच्चों प्लीज, ये है, यहां पे हमें पी इंफिनिटी दे रखा है, पीटी दे रखा है, एंड वी आर आस्क्ड द एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट। एक्सप्रेशन पूछा गया है रेट कांस्टेंट का, इंफिनिटी और पीटी की टर्म्स में। करो गाइस, डू इट। हाँ ये सॉलिडा भी हमने क्वेश्चन किया था ये, करो गाइस। हमें एक्सप्रेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ पी इंफिनिटी एंड पीटी। करो गाइस, गाइस समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कैसे करना है। हाँ बेटा बोलो। और इसमें पहले इनिशियल प्रेशर की टर्म्स में अगर हम करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये जो मैंने अभी एक्सप्रेशन लिखा है, ये एक्सप्रेशन ये है इनिशियल प्रेशर और प्रेशर टाइम टी की टर्म्स में। हमें चाहिए प्रेशर इन्फिनिटी और प्रेशर टाइम टी की टर्म्स में, उसके लिए हम ये यूज करेंगे। पी नॉट की जगह क्या डाल दो बच्चों, 2/3 पी इंफिनिटी बेटा, पुट 2/3
ये समझ में आया या नहीं आया बच्चों? अब ऑल्दो हम प्रेशर इन्फिनिटी और प्रेशर टाइम टी ले रहे हैं, लेकिन जो टी होगा केटी में जो टी है वो हम प्री टी वाला उठा रहे हैं। गेटिंग द आइडिया और नॉट? मतलब इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सर हमने प्रेशर तो इन्फिनिटी वाला लिया है, नहीं, हमने पी नॉट को ही प्रेशर इन्फिनिटी की टर्म्स में लिखा है। मतलब यहाँ पे जो टी है वो कौन से वाला होगा बच्चों? पीटी वाला। दैट इज द टी दैट यू विल टेक। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई जो मैंने भी बताया है? हर एक बच्चों क्लियर है? किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट इसमें? वेरी नाइस बच्चों। गाइस ये समझ में आया? पी इंफिनिटी अगर है दे रखा है क्वेश्चन में तो कैसे सॉल्व करना है? हर एक बच्चों क्लियर हो गई ये चीज? किसी को कोई डाउट नहीं है? वेरी नाइस। अब आते हैं कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन, स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिएक्शन जिनके लिए हमें रेट कांस्टेंट निकालना आना चाहिए। गैस रेट कांस्टेंट का बड़ा सिंपल फॉर्मूला होता है हमारा ln a नॉट बाई ए टी इक्वल टू के टी। अभी हमने एक स्पेशल केस किया है, जहां पे हमें प्रेशर इनिशियली दे रखा है और प्रेशर ऑफ सब्सटेंसेस, ऑल द सब्सटेंसेस एट टाइम टी दे रखा है, टोटल प्रेशर एट टाइम टी दे रखा है। देयर वाज वन स्पेशल केस जहां पे तुमने ए नॉट बाई ए टी की जगह क्या यूज किया? पी नॉट बाई पी टी इक्वल टू के टी, वेयर पी टी इज द प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? कोई डाउट नहीं? ओके। अब ऐसे ही हम और देखेंगे। आइडिया इज ए नॉट बाई ए टी की जगह हमने इस अभी जो हमने किया उसमें क्या यूज किया? हमने प्रेशर। नाउ लेट अस टेक अनदर केस, H2O2 सेकंड केस। वो फर्स्ट था, लेट मी मार्क दैट एज फर्स्ट। ये फर्स्ट है, प्रेशर वाला वाज द फर्स्ट। ये रहा, सम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस करे थे ना, दिस इज द फर्स्ट केस। अब आते हैं सम अदर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड H2O2, H2O2 giving us H2O plus half O2। ये भी क्या है बच्चों? दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें बताया ln a नॉट बाई ए टी इज इक्वल टू के टी करना चाहिए, राइट? ये फॉर्मूला हमें लगाना चाहिए, या सी नॉट बाई सी टी इक्वल टू के टी, ln सी नॉट बाई सी टी इक्वल टू के टी, ये हमें यूज करना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं इसको, इंस्टेड ऑफ यूजिंग ए नॉट एंड ए टी हम क्या करेंगे? हम H2O2 को टाइट्रेट करेंगे विद KMnO4, some first order reactions, ढूंढो some first order reaction। याद आ गया? गुड। KMnO4 के साथ हम इसे रिएक्ट कर रहे होते हैं। किसके साथ रिएक्ट करते हैं बच्चों? KMnO4 या K2CR2O7। हम कहेंगे normality into volume of H2O2 should be equal to normality into volume of KMnO4 या K2CR2O7, doesn't matter। हाँ है ना बच्चों? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 जो करते थे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ H2O2 फिक्स रख रहे हैं और नॉर्मेलिटी ऑफ KMnO4 सेम रख रहे हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? तो कैन वी से, देखो गाइस H2O2 तो रिएक्ट कर रहा है, या H2O2 इज ब्रेकिंग टू गिव H2O and O2, हाँ है ना? तो डू यू रियलाइज ओवर टाइम H2O2 की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, और अगर H2O2 की कंसंट्रेशन कम होती आएगी, मतलब ऐसे मान के चलो हमने दो सैंपल उठाए, एक उठाया इनिशियली, एक उठाया एट टाइम टी। बच्चों जब इनिशियली हमने H2O2 का नया फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैंपल है उसको KMnO4 के साथ टाइट्रेट करोगे तो कैन आई से उस वक्त नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2 इज मैक्सिमम, क्योंकि अभी वो ब्रेक ही नहीं किया H2 और O2 में। जब टाइम टी वाले सैंपल को KMnO4 के साथ टाइट्रेट करोगे तो H2O2 की नॉर्मेलिटी कम हो चुकी है क्योंकि वो ब्रेक कर चुका है, हाँ है ना? ट्राई टू अंडरस्टैंड H2O2 की जो नॉर्मेलिटी है वो इनिशियली मैक्सिमम थी। एट टाइम टी अगर हमारे पास कोई सैंपल है उसको टाइट्रेट करोगे KMnO4 के साथ तो उस वक्त H2O2 की कंसंट्रेशन इज लेस,
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब ध्यान से देखो, हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ H2O2 हमने दोनों ही केस में जब 2 बार टाइट्रेशन करी KMnO4 के बाद वॉल्यूम हमने H2O2 की सेम रखी, और सिमिलरली नाइट्रोजन जो नॉर्मेलिटी है KMnO4 की वो फिक्स रखी। तो कैन आई से ओवर हियर नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड? कह सकता हूं नहीं कह सकता हूं? KMnO4 की टाइट्रेशन में हमने नॉर्मेलिटी सेम रखी, H2O2 की वॉल्यूम सेम रखी, फिक्स रखी मतलब, तो कैन आई से नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Normality of H2O2 solution will be directly proportional to volume of KMnO4 required. कोई doubt? Good. This is important. Normality of H2O2 या concentration of H2O2. Normality में you can take normality के बजाय you might even simply write concentration of H2O2 is directly proportional to volume of KMnO4 required. Right? हम कहेंगे initially normality of H2O2 maximum है कि धीरे धीरे करके तो H2O2 ब्रेक कर रहा है H2O में और O2 में, तो इनिशियली कैन आई से ए नॉट को मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड एट टाइम t इक्वल टू 0 कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं? दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ, दिस इज मैं लिखता हूं, मैं जस्ट 1 सेकेंड बच्चों, जस्ट गिव मी 1 सेक। ए नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट, ए नॉट इज द इनिशियल concentration of H2O2 and V naught is the volume of KMnO4 required at t equal to 0। जब जस्ट स्टार्ट हुआ उस वक्त वॉल्यूम ऑफ KMnO4 जो लगा टू न्यूट्रलाइज H2O2 दैट इज V नॉट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 is directly proportional to volume of KMnO4 required to neutralize H2O2 at time t equal to 0। समझ गए बच्चों? फिर से बताने की जरूरत है? ओके, एट टाइम t उस वक्त वॉल्यूम ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड वाज Vt बच्चों। इनिशियल कंसंट्रेशन जब H2O2 की A नॉट है उस वक्त वॉल्यूम ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड वाज V नॉट। ये नॉट जो है दिस इज एट टाइम t इक्वल टू 0। बेटा प्लीज आवाज नहीं, टाइम t इक्वल टू 0 पे जो वॉल्यूम ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड थी दैट वाज V नॉट। एट टाइम t वॉल्यूम ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड वाज Vt। तो यहां पे क्या मैं फॉर्मूले में डाल सकता हूं ln V नॉट बाय Vt इक्वल टू KT? कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं गाइस? इसे क्लियर हो गई ये चीज जो मैंने अभी बोला है? मतलब इंस्टेड ऑफ यूजिंग concentration of H2O2 initially and concentration of H2O2 at time t, we are taking the volume of KMnO4 required at time t equal to 0 to volume of KMnO4 required at time t to neutralize H2O2। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? rather than writing down concentration initially of H2O2 by concentration of H2O2 at time t, हमने लिया volume of KMnO4 required at time t equal to 0 and volume of KMnO4 required at time t to neutralize the H2O2 solution। समझ गए गाइस? हर एक बच्चों क्लियर है? ये V नॉट और VD समझ में आ रहा है? दो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करे, एक हमने इनिशियली जैसे ही H2O2 फ्रेशली प्रिपेयर करा उसी वक्त हमने रिएक्शन करवा दी KMnO4 के साथ, उस वक्त जो वॉल्यूम ऑफ KMnO4 लगा वो कितना लगा? V नॉट। एक बार हमने सिर्फ 10 मिनट तक H2O2 को पड़े रहने दिया, अब जो H2O2 है उसमें KMnO4 टाइट्रेट करा और उसके बाद उस वक्त जो वॉल्यूम ऑफ KMnO4 लगा दैट वाज Vt। तो ये फॉर्मूला समझ में आया नहीं आया? गुड। इसके क्वेश्चंस अभी थोड़ी देर में करेंगे, इन 2-3 टॉपिक है उनके सारे के क्वेश्चन बाद में करेंगे। सेकंड पे आते हैं, लेट अस गो ऑन टू सेकंड, थर्ड 1 सेकंड। थर्ड हमने लिया NH4NO2, हीट करने पे दे रहा है N2 प्लस H2O। ओके गाइस, N2 गैस H2O लिक्विड, और ये क्या है बच्चों? सॉलिड। ऐसी एक और एग्जांपल लेते हैं,
pH N2Cl. Again this will give PHCl plus N2. आइडिया इस बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो है क्या, यहाँ पे इनिशियली सॉलिड हमने ले रखा है और राइट साइड में हमारे पास क्या है, कुछ गैसेस बन रही है। ये उन केसेस के लिए अप्लाई होगा जब रिएक्टेंट साइड में सॉलिड है और राइट साइड में कोई ना कोई गैस है। हम क्या करेंगे, रेदर देन यूजिंग ln A0/AT इक्वल टू KT, इस बार हम निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस। देखो बच्चों, ऊपर वाला केस लेते हैं, नीचे वाला की कोई भी एक ले लो, दोनों में पैटर्न सेम है। ठीक है बच्चों, ये है हमारे पास, हम कहेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन वाज A0। ओके गाइस, दिस वाज एट टाइम t इक्वल टू 0। मतलब इस वक्त वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस क्या होगा, 0, गैस है ही नहीं। एट टाइम t ये क्या बन जाएगा, A0 माइनस एक्स, और N2 कितना बनेगा बच्चों, x गाइस, हाँ है ना, गुड। एट टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये A0 हो जाएगा, राइट। मतलब टाइम t पे N2 की अमाउंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है ना बच्चों, और एट टाइम इंफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0। क्लियर है बच्चों, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस। अब ये एक तरीके से क्या बता रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ N2 एट टाइम t एंड एट टाइम इंफिनिटी, हाँ है ना। मान के चलो एट टाइम t वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय N2 वाज Vt, एट टाइम t वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय N2 वाज Vt। तो क्या मैं कह सकता हूं x विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय N2 एट टाइम t। x will be directly proportional to volume occupied by N2 at time t। x एक तरीके मोल्स मान के चलो, कंसंट्रेशन होता है मान के चलो मोल्स, कन्वीनियंट रहेगा। हम मान के चल रहे हैं कि x मोल्स N2 बना एट टाइम t, जितने ज्यादा मोल्स होंगे उतनी ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा ना बच्चों। तो कहना ही से मोल्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय N2 एट टाइम t, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस एट टाइम t। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। और ये A0 ये कितने टाइम पे है बच्चों, इन्फिनिटी टाइम पे। इन्फिनिटी टाइम पे N2 के मोल्स है A0, ऐसे मान के चलो। एट टाइम t N2 के मोल्स कितने थे, x। एट टाइम इन्फिनिटी N2 के मोल्स कितने हैं, A0। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस। एंड दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एट टाइम इन्फिनिटी। थोड़ा रिलेट करो, समझने की कोशिश करो, टफ है समझना। हम कहना चाह रहे हैं कि एट टाइम t N2 के मोल्स x है, उस वक्त वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस कितना है, Vt। x is directly proportional to volume occupied by gas। अब एट टाइम इनफिनिटी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितनी है, V infinity by the gas, and that will be directly proportional to A0 guys। समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है इसके अंदर। क्लियर है, आर यू गेटिंग दिस और नॉट। मतलब देखो फिर से बता रहा हूं, दीज आर मोल्स ऑफ N2 एट टाइम t, उस वक्त वॉल्यूम कितनी ऑक्यूपाई करी थी गैस, Vt। दीज आर मोल्स ऑफ गैस एट टाइम इंफिनिटी, और उस वक्त ये वॉल्यूम कितनी ऑक्यूपाई कर रहा था, V इंफिनिटी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। अब हमारा एक्सप्रेशन क्या होता है, इट इज ln A0 बाय A0 माइनस एक्स इक्वल टू KT होता है नहीं होता है बच्चों, बताओ गाइस। यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, ये A0 माइनस एक्स तो समझ आ रहा है ना, इट इज AT ओनली। इसकी जगह मैं ये डाल सकता हूँ V इंफिनिटी बाय V इंफिनिटी माइनस VT इज इक्वल टू KT। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, तो ये एक्सप्रेशन हम यूज कर रहे होंगे जब तुम्हारे पास रिएक्टेंट साइड में कोई गैस नहीं थी, और जैसे रिएक्टेंट डिकम्पोज करा, इट इज फॉर्मिंग गैस ऑन द प्रोडक्ट साइड, देन यू विल यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। समझे या नहीं समझे गाइस। ln V इंफिनिटी बाय V इंफिनिटी माइनस VT इज इक्वल टू KT। ये फॉर्मूला हम कब लगाएंगे बच्चों, जब हमें रिएक्टेंट साइड में कोई गैस नहीं है, प्रोडक्ट साइड में गैस बन रही है, और हमें वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस दे रखा है एट टाइम t एंड एट टाइम इंफिनिटी बच्चों। क्लियर होगी ये चीज। दिस इज अ फॉर्मूला टू यूज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट कौन सा है बच्चों हमारा, 4।
हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, ये कुछ ज्यादा ही दर्दनाक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स हम क्या करेंगे बच्चों, जैसे हमने पहले मैं एक बार रिएक्शन लिख दूं, प्लस H2O गिव्स RCOH प्लस R-OH। हम क्या कहेंगे बच्चों, यहाँ पे H प्लस एसिडिक मीडियम होता है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है। हम क्या करेंगे, हम इसे न्यूट्रलाइज करेंगे। जैसे तुम्हें याद है अभी हमने थोड़ी देर पहले करा था, KMNO4 क्या था, H2O2 को हम न्यूट्रलाइज कर रहे थे। यहाँ पे हम एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे विद बेस, न्यूट्रलाइज विद बेस, न्यूट्रलाइज विद बेस। पहली चीज बच्चों, यहां पे हमारा फॉर्मूला चलना क्या चाहिए, इट इज अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। याद है नहीं याद है बच्चों, ln A0/AT इज इक्वल टू KT। K भी हमारा क्या है, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज K डैश, तो इट विल बी ln A0/AT इक्वल टू K डैश T। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस, कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? हम बेस क्या कर रहे हैं, वी नो जितनी कंसंट्रेशन होगी, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ बेस रिक्वायर्ड। हाँ है ना, अभी हमने उसमें यही तो किया था बच्चों, जब हम H2O2 को KMNO4 के साथ न्यूट्रलाइज कर रहे थे, टाइट्रेट कर रहे थे। हाँ है ना, उस वक्त भी हमने यही काम किया था कि कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ KMNO4 रिक्वायर्ड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, यहां पे भी वही काम कर रहे हैं। यहां पे होगा क्या, उस पर ध्यान दो यार, ऑलरेडी एसिडिक मीडियम है, ऑलरेडी तुम्हारे पास क्या है, कुछ H प्लस प्रेजेंट है, लेट दैट बी Y, लेट दैट बी Y बच्चों। और ओवर द कोर्स ऑफ रिएक्शन, मैं एक काम करता हूं, मैं इस रिएक्शन को फिर से लिखता हूं सो दैट यू अंडरस्टैंड बेटर। H प्लस हमारा ऑलरेडी कितना है बच्चों, Y, और यहां से पहले था हमारा A0, ये हुआ A0 माइनस एक्स, दिस इज एट T इक्वल टू 0, ये है एट T इक्वल टू T, ये XX बना रहा है, और एक है T इक्वल टू इन्फिनिटी, इस पे ये कितना होगा, A0 A0। यहां तक क्लियर है गाइस? उस वक्त हमने दो बार टाइट्रेशन करी, दो बार टाइट्रेशन करी थी H2O2 की, एट टाइम T इक्वल टू 0 एंड एट टाइम T। यहां पे हम तीन बार टाइट्रेशन करेंगे, एट टाइम T इक्वल टू 0, एट टाइम T इक्वल टू T एंड एट टाइम T इक्वल टू इन्फिनिटी। हमने कहा उस वक्त जब T 0 था, उस वक्त वॉल्यूम ऑफ बेस लगा V0 V0। जब इनिशियली हमने न्यूट्रलाइजेशन करी तो उस वक्त वॉल्यूम ऑफ बेस कितना लगा, V0। टाइम T इक्वल टू 0 पे जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड ऑफ बेस है, कैन वी सी उस वक्त न्यूट्रलाइज कौन हो रहा होगा यार, RCOSO भी बना ही नहीं है टाइम T इक्वल टू 0 पे। इसका मतलब ये जो H प्लस है दैट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय बेस जब तुमने इनिशियली न्यूट्रलाइजेशन करा। तुम्हारे पास दो एसिड है, एक ये और एक ये बन रहा है रिएक्शन के दौरान, ये प्रेजेंट रहेगा, ये बन रहा है, RCOH बन रहा है ओवर द रिएक्शन, और ये हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट है। जब तुम टाइम T इक्वल टू 0 पे न्यूट्रलाइज करोगे उस वक्त RCOH तो बना ही नहीं है। इसका मतलब जो बेस न्यूट्रलाइज करेगा वो कौन से एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, इस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। क्लियर है? बेस कौन सा है? बेस NaOH ले रखा है हमने, बेस हमने क्वेश्चन में क्या ले रखा है, NaOH बेटा। समझ आया नहीं आया? तो हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ बेस रिक्वायर्ड इनिशियली विल बी प्रोपोर्शनल टू Y लिया था ना बेटा H प्लस, जो हमारा एसिडिक मीडियम है उसमें H प्लस और Y। जब तुम टाइम T इक्वल टू 0 पे न्यूट्रलाइज करोगे तो ये H प्लस है जो न्यूट्रलाइज होएगा। ये चीज समझ आई नहीं आई? दिस इज द H प्लस विच इज न्यूट्रलाइज जब तुम टाइम T इक्वल टू 0 पे रिएक्शन करोगे एसिड बेस की। अब तुमने टाइम T पे न्यूट्रलाइजेशन करी, टाइम T पे क्या है बच्चों, ये तो एज इट इज प्रेजेंट है Y, कुछ RCOH भी बन चुका है, कितना बन चुका है बच्चों, X, H प्लस है Y और RCOH कितना है बच्चों, X। तो ये दोनों न्यूट्रलाइज हुए, X प्लस Y ये दोनों न्यूट्रलाइज हुए जब तुमने टाइम T पे बेस के साथ रिएक्शन करी। क्लियर है गाइस?
अब देखते हैं टाइम इन्फिनिटी पे। टाइम इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा गाइस, RCOH A0 हो चुका है और H प्लस कितना था, Y था। हाँ है ना बच्चों, तो कहना इसे A0 प्लस Y विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इन्फिनिटी। बेटा ये हमारा कैटलिस्ट है, इट इज नॉट चेंजिंग। हाँ मीडियम। बेटा तीन अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमारे पास तीन अलग अलग बीकर हैं। एक में जैसे ही हमारा एस्टर, हमारा फ्रेशली प्रिपेयर्ड एस्टर को, वाटर भी प्रेजेंट है, एस्टर भी प्रेजेंट है, H प्लस भी प्रेजेंट है, लेकिन हमने जस्ट अभी एस्टर रिएक्ट करना ही शुरू नहीं हुआ था, अभी वो हाइड्रोलाइज हुआ ही नहीं था कि हमने रिएक्शन कर दी। तो उस वक्त हम क्या कहेंगे, सिर्फ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V0। दूसरा एक्सपेरिमेंट जो हमारा दूसरा सैंपल था एस्टर का, उसके हाँ अलग अलग सैंपल है, वही मैं बताना चाह रहा हूं, अलग अलग सैंपल है। उसको हमने 10 मिनट बाद रिएक्शन करी और एक में इनफाइनाइट टाइम होने दिया, पूरा एस्टर खत्म हो चुका है, उसके बाद हमने टाइट्रेशन करी NaOH क्या। वी आर टेकिंग 3 डिफरेंट सैंपल्स ऑफ एस्टर क्या। हाँ बता दिया ना अभी, 3 डिफरेंट सैंपल लिए एस्टर के। एक बार इनिशियली ही रिएक्शन कर दी बेस के साथ, एक बार 10 मिनट बाद एग्जांपल के तौर पे हमने रिएक्शन करी, एक बार इनफाइनाइट टाइम बाद रिएक्शन करी। जब इनफाइनाइट टाइम बाद करी तो H प्लस तो उतना ही है Y, लेकिन जो एस्टर है वो भी तुम्हारा क्या बना चुका है, एसिड बना चुका है, एंड दैट एसिड टू विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय NaOH। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई जो मैंने भी बोला है, क्लियर हो गया। अब यहां से हमें चाहिए A0। A0 किसके प्रोपोर्शनल आने वाला है बच्चों, V इंफिनिटी माइनस V0 होगा नहीं होगा गाइस, Y की जगह V0 डाल दो पहले वाले में, क्लियर है गाइस। तो A0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इंफिनिटी माइनस V0, और A0 माइनस x क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से x देखो क्या है, ऊपर वाले से x क्या आ रहा है गाइस, x आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इंफिनिटी सॉरी VT माइनस V0। तो A0 माइनस x किसके प्रोपोर्शनल होगा, A0 माइनस x करो, डू यू रियलाइज इट विल बी V इंफिनिटी माइनस VT। अब हमें चाहिए था ln A0 बाई A0 माइनस x इक्वल टू KT। हाँ है ना बच्चों, उसकी जगह हम क्या डालेंगे, इट विल बी ln V इंफिनिटी माइनस V0 बाय V इंफिनिटी माइनस VT is equal to KT, where V0 is the volume of NaOH required initially, VT is the volume of NaOH required at time T to neutralize the acid, and V infinity is the volume of NaOH required at time infinite time के बाद to neutralize the acid। ये एक्सप्रेशन समझ में आया नहीं आया, क्लियर हो गया हर एक बच्चे को। अब आते हैं फिफ्थ, इन्वर्जन ऑफ सर केन। थोड़ा ऊपर कर। हाँ बेटा, हाँ करवाया था, एग्जाम्पल दिया था। नहीं अब हमें क्या है, अब मैं इसका भी एक उसी टाइप का फॉर्मूला बनता है जो तुम्हारे इसका बन रहा था, किसका, हार्डलिसिस ऑफ एस्टर का। अभी जो हमने फॉर्मूला देखा है उसी पैटर्न पे इसका भी फॉर्मूला बनेगा, किसका, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का। कर लिया नोट बेटा, यस सर। ये फॉर्मूले याद है। हाँ ये जो 5 हैं फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए, कि याद होंगे तो डायरेक्टली मतलब उसके बाद क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। समझाने का पार्ट था डिफिकल्ट, रट लोगे तो तुम्हारे क्वेश्चन एकदम से हो जाएंगे। करते हैं बच्चों, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। गैस आसान लग रहा होगा, डफ तो नहीं लग रहा होगा, आई डोंट थिंक सो। हाँ बेटा ये है, हम क्या कहेंगे बच्चों, H प्लस है। गैस देखो ये है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दिस इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो एंड फ्रक्टोज इज लेवो रोटेटरी। ओके बच्चों, तो आइडिया इनिशियली हमारा ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है,
ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है केन शुगर। जब हार्डलिसिस करते हो तो तुम्हारे पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्रोडक्ट भी बन रहा है, लेवो रोटेटरी प्रोडक्ट भी बन रहा है, और ओवरऑल जो फ्रक्टोज का लेवो नेचर है वो ग्लूकोज के डेक्स्ट्रो से ज्यादा है। फ्रक्टोज का जो लेवो नेचर है, हाँ, जो एंगल रोटेशन है वो ज्यादा है ग्लूकोज से, तो ये जो ओवरऑल मिक्सचर होगा ये क्या हो जाएगा, लेवो हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं इनवर्ट शुगर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इनवर्ट इसीलिए टर्म आती है कि जब तुमने डेक्स्ट्रो था और उसमें उसका हार्डलिसिस किया तो व्हाट यू आर गेटिंग इज अ लेवो प्रोडक्ट, इनवर्ट शुगर। समझ आया नहीं आया बच्चों? तो दिस पार्ट द राइट हैंड साइड इज नोन एज इनवर्ट शुगर बच्चों। क्लियर हो गई ये चीज? क्योंकि लेफ्ट साइड डेक्स्ट्रो थी, राइट साइड लेवो हो गई। अब यहां पे मान के चलो, हाँ बेटा, बेटा देखो ये होता है रोटेटिंग द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, राइट की तरफ रोटेट कर रहा है डेक्स्ट्रो होता है, लेफ्ट की तरफ रोटेट कर रहा है लेवो होता है। अभी उतना ही मान के चलो, दैट इज द बेसिक आइडिया कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो राइट में रोटेट करना या लेफ्ट में रोटेट करना। एक की रोटेट करने की टेंडेंसी, डेक्स्ट्रो का मतलब है राइट में रोटेट करना, लेवो का मतलब है लेफ्ट में रोटेट करना। तो हम ये कह रहे हैं इसकी राइट में रोटेट करने की टेंडेंसी, सॉरी, ग्लूकोज की राइट में रोटेट करने की टेंडेंसी कम है, फ्रक्टोज की लेफ्ट में रोटेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। फैक्ट टू रिमेंबर, ठीक है ना? और उसके बाद बिकॉज ऑफ दैट ओवरऑल जो हमारा ये मिक्सचर है दैट बिकम्स लेवो रोटेटरी। क्लियर है? हर एक कंपाउंड के एक्सपेरिमेंटल डाटा है जो ऑब्जर्व किया गया। फ्रक्टोज की राइट लेफ्ट में रोटेट करने की टेंडेंसी काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्लूकोज, तो ओवरऑल जो मिक्सचर है दैट बिकम्स लेवो रोटेटरी। एनीवे, कमिंग बैक टू इट, मान के चलो आर नॉट, आर टी एंड आर इंफिनिटी। हाँ बेटा, क्या? इनवर्ट शुगर, इनवर्ट शुगर, these are rotation at start of reaction, after time t, and at end of reaction. ओके बच्चों, हमें कहा है these are the rotation at the start of reaction, at time t and at end of reaction। तो यहां पे भी फॉर्मूला सेम चलता है, ln क्या बनेगा बच्चों, इज इक्वल टू के टी। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? अगर तुम यहाँ पे दोनों तरफ ऊपर और नीचे नेगेटिव साइन लगा दोगे तो वही बन जाएगा आर इंफिनिटी माइनस आर नॉट बाय आर इंफिनिटी माइनस आर टी। रटने का है, ये रट लो, रट लोगे तो बेटर रहेगा बच्चों। क्लियर है गाइस? दिस इज अ फॉर्मूला दैट यू हैव गॉट टू लर्न, वन फॉर्मूला दैट यू हैव गॉट टू लर्न। अभी क्वेश्चन करेंगे, बेटर फील आएगी, डोंट वरी अबाउट इट। क्वेश्चंस पे आते हैं, वी आर डन विद द थ्योरी पार्ट। क्वेश्चंस, होल्ड ऑन अ सेकंड। हमें दे रखा है टाइम टी पे वॉल्यूम ऑफ N2 1190, टाइम पे इट इज 5, 2300 पे वॉल्यूम ऑफ N2 इज 7.3, इन्फिनिटी पे वॉल्यूम ऑफ N2 इज 9.5। हमें कहा गया है, गाइस आवाज नहीं, हमें कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट के की वैल्यू बतानी है, कितना होगा? पहला क्या है, 1190 1190, इट इज 1190 बच्चों। 1 सेकेंड गाइस, गाइस रेट कांस्टेंट पूछा गया है, निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो? क्या फॉर्मूला यूज करोगे? ln v इंफिनिटी बाई v इंफिनिटी माइनस वी टी इज इक्वल टू के टी। गाइस ये हमारा टी लोगे, ये वी टी हो गया, ये वी इंफिनिटी हो गया। इससे भी कर सकते हो, नेक्स्ट वाले से भी कर सकते हो, वी इंफिनिटी वी टी और ये हमारा टी हो गया बच्चों।
दोनों से ही निकाल के देख लो, रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम आएगी, आनी भी चाहिए। दूसरे वाले में टाइम ये वाला बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक काम करते हैं, एक्सप्रेशन लिखते हैं, एल एन वी इंफिनिटी बाई वी इंफिनिटी माइनस वी टी इज इक्वल टू के टी। दूसरा देखो, एल एन वी इंफिनिटी बाई वी इंफिनिटी माइनस वी टी इज इक्वल टू के टी। इसीलिए मैं कह रहा था कि एक्सप्रेशन एक बार बना के देख लो, बेटर रहेगा। कुछ समझ में आया नहीं आया गाइस? मैं लिख देता हूं, एल एन 9.5 बाय 9.5 माइनस 5 इज इक्वल टू के इंटू 1190। और समझ में आता ना आता? आता ना, गुड। समझ गए गाइस? एक और क्वेश्चन करते हैं, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। मतलब ये समझ आ रहा है, डायरेक्ट एप्लीकेशन है इसका फॉर्मूले का, यू डोंट हैव टू थिंक ट्वाइस अबाउट इट। जैसे हमें ऑक्सैलिक एसिड दे रखा है, इट गिव्स CO प्लस CO2 प्लस H2O। इसको हमने टाइट्रेट करा यूजिंग KMnO4। इसका 2 ml लिया और इसमें हमने ऐड करा क्या बच्चों, KMnO4। KMnO4 की कंसंट्रेशन फिक्स है 0.1 नॉर्मल। हमने कहा T वर्सेस वॉल्यूम ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड। जीरो पे 22 लगा, 300 सेकेंड्स पे 17 लगा, 450 सेकेंड्स पे 15 लगा, 600 सेकेंड्स पे 13.4 वॉल्यूम लगा। गाइस कैसे निकालोगे रेट कांस्टेंट बच्चों? क्या फॉर्मूला यूज करोगे? एल एन वी नॉट बाई वी टी इज इक्वल टू के टी। समझ आया नहीं आया बच्चों? गाइस क्लियर हुआ है नहीं हुआ? एल एन वी नॉट बाय वी टी इज इक्वल टू के इंटू 300। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दूसरा भी कर सकते, वी नॉट बाय वी टी एल एन में इज इक्वल टू के टी। यहां पे टी क्या आएगा, 450। एक एक्सप्रेशन और लिख देता हूं मैं, एल एन वी नॉट बाय वी टी इज इक्वल टू के इंटू 450। डू यू रियलाइज इन दोनों से के की वैल्यू सेम आनी चाहिए? नाइस। एक और क्वेश्चन बच्चों, लेट अस अगेन टेक, तुम रियलाइज करो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इसका नहीं बेटा, मीन्स में तो ना आते। एक्सप्रेशन शायद उसका आता है, वो प्रेशर वाला जो सबसे पहले किया था ना, उसका प्रेशर के एक्सप्रेशन आ जाते हैं, क्योंकि वो एनसीईआरटी में भी दे रखा है, ये नहीं दे रखा। इसका हार्डलेसिस किया, इसका हार्डलेसिस किया इन HCl। हाँ बेटा, या जो अब हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे उसमें होंगे। ठीक है, नहीं नॉट न्यूक्लियर। NaOH की कंसंट्रेशन फिक्स्ड है और हमारा एस्टर सॉल्यूशन की वॉल्यूम फिक्स्ड है। ठीक है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? N/8 इसकी जरूरत नहीं हमें। टाइम वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH रिक्वायर्ड। 0 पे है 19.24, 25 पे है 24.2, 40 सेकेंड्स पे है 26.6, इंफिनिटी पे है 42.1। क्या फॉर्मूला लगाओगे बच्चों? V इंफिनिटी माइनस V नॉट बाय V इंफिनिटी माइनस VT। अगर मैं VT में 24.2 ले रहा हूं तो T क्या लेंगे गाइस हम? 25।
और अगर मैं इसकी जगह लेता हूँ 26.6 तो इसकी जगह आ जाएगा 40। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? और हर एक बच्चों को क्लियर हो गया? हाँ, क्या डाउट है बेटा? बेटा कभी पहले आए होंगे, अभी रिसेंटली तो मैंने नहीं देखा इन्हें। आई मीन आसान है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नहीं याद ही कर लो। एक्सप्रेशन ही तो याद करना है गाइस, कितने घटिया घटिया एक्सप्रेशन याद करें तो फिर भी उनके कंपैरिजन में आसान ही है। हमें कहा गया है बच्चों टाइम वर्सेस रोटेशन, रोटेशन इन डिग्री, इन डिग्री। टाइम 0 पे इट इज 24.1, टाइम 46 पे इट इज 10, टाइम इन्फिनिटी पे इट इज -10.7। माइनस क्यों आ रहा है बच्चों? क्योंकि ओवरऑल मिक्सचर इज लेवो। समझ आया नहीं आया बच्चों? रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालना गाइस जरा। करो गाइस, क्या करोगे? हाँ बच्चों, हाँ बेटा करो, करो। मतलब माइनस का मतलब है बेसिकली लेफ्ट साइड में रोटेट हो रहा है, प्लस का मतलब राइट साइड में रोटेट हो रहा है, माइनस मीन लेफ्ट साइड में रोटेट हो रहा है एंगल। हम तो साइन के साथ लेंगे तो इट मेक्स नो डिफरेंस। ओके बच्चों, एक काम करते हैं, और डजेंट मैटर, तुम अगर दोनों तरफ नेगेटिव साइन लोगे वो कटना ही है। ठीक है सर। आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी बाय आर टी माइनस आर इन्फिनिटी। यही एक्सप्रेशन बनाया या नहीं बनाया बच्चों? एब्सोल्युटली सेम। वेरी नाइस। एक और चीज बच्चों, आवाज ना करो गाइस, हमें पूछा गया टाइम एट विच, हाँ, सॉल्यूशन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या करोगे गाइस? बच्चों देखो फॉर्मूला क्या होता था, के टी इज इक्वल टू एल एन आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी बाय क्या होता था बच्चों हमारा? हमें एक तरीके कहा गया ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब किसी भी साइड रोटेट नहीं कर रहा। आर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? जीरो हो गई। आर टी की वैल्यू जीरो हो गई, और यहां से टी की वैल्यू निकाल लोगे नहीं निकालोगे बच्चों? ऊपर वाले से हमने के निकाल लिया। अब के टी विल बी इक्वल टू आर नॉट हमें दे रखा है, आर इन्फिनिटी दे रखा है, और आर नॉट सॉरी आर टी क्या है बच्चों? जीरो, क्योंकि इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव गाइस। समझे या नहीं समझे बच्चों? यहां से टी निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा बच्चों। कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? किसी को भी डाउट नहीं है?